टिकटॉक ने अमेरिका में काम करना बंद कर दिया है। अब अमेरिका में लोग इसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद 17 जनवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही देश के कई हिस्सों में उनके विरोध में प्रदर्शन हुए। शनिवार को कई एनजीओ के एक ग्रुप ने साथ मिलकर पीपल्स मार्च बैनर के तले ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को भीषण ठंड की वजह से खुले में न होकर संसद के अंदर होगा। जानकारी के मुताबिक 40 साल में यह पहली बार होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह संसद के अंदर आयोजित किया जाएगा। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान भी तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। इजराइल हमास के बीच गाजा में 15 महीने से चल रही जंग पर आज से रोक लगेगी। सीज फायर का पहला फेज आज से शुरू हो रहा है। पहले दिन हमास इजराइल के 3 बंधकों की रिहाई करेगा। इन्हें स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। हमास ने रिहा करने होने वाले बंधकों के नाम अभी जारी नहीं किए। तेहरान में ईरान के सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने गोलीबारी की। इस हमले में 2 जजों की मौत हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने दावा किया है कि जजों को उनके कमरों में घुसकर मारा गया। दोनों जज नेशनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, जासूसी के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। दोनों पर गोली चलाने के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण भी दिया। इस सकारात्मक संवाद में राज्य के विकास, और समग्र उत्थान पर भी विचार विमर्श हुआ। पांच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल 1040 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार 1522 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। जांच के दौरान 470 नामांकन खारिज कर दिए गए। 20 जनवरी को उम्मीदवार वापस लेने की अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के नतीजे जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों की लिस्ट mpsc.mp.gov.in वेबसाइट पर जारी कर दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना भी की है। सीएम ने कहा कि बेटियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रमाणित कर दिया कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में। 22 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद पूरा मंत्रिमंडल कुंभ स्नान करेगा। कैबिनेट बैठक को लेकर शासन और मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा। बताया जा रहा कि प्रयागराज में आयोजित होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने वक्फ बोर्ड को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और मामले में आगे की सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता का कहना कि 100 साल पहले उनके पूर्वजों ने ये संपत्ति बनाई थी। उन्होंने कभी भी इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान या समर्पित नहीं किया। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बड़ी भर्ती होने जा रही। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में कुल 7,929 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 और जनजातीय कार्य विभाग में 847 पद शामिल। परीक्षा 20 मार्च से 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। अलीगढ़ में बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गौकष्ट को पकड़ा। दरअसल चेकिंग के दौरान गौतस्कर गोकशी की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर रोका तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गौतस्कर गोली लगने से घायल हो गया। बता दें कि 5 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। शादियाबाद थाना क्षेत्र के परेवा गांव के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। सागर कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक महिला को अपनी ठगी का शिकार बनाया। बताया जा रहा कि महिला मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने किसी व्यक्ति का पता पूछने के बहाने महिला से बातचीत की और महिला के
सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश कर रही है। सहारनपुर के देवबंद मुजफ्फरनगर मार्ग पर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग भी हुई, जिसमें गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। एक पक्ष मिरगपुर जबकि दूसरा पक्ष वाल्मीकि बस्ती का बताया जाता है कि मिरगपुर गांव के कुछ लोग तलहेड़ी चुंगी पर स्थित खाली जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के दिशा निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान ने एक बड़ी चोरी की कोशिश पर नाकाम कर दिया। ये घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के भाजपा कार्यालय के पास स्थित एक टाइल्स गोदाम में घटी, जहां चोरों ने लाखों रुपए की टाइल्स चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी योजना पर पानी फिर। मवई विकासखंड के ग्राम पंचायत मड़पा माल के डूंगर टोला के 20 आदिवासी परिवार सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिला प्रशासन पिछले 7 साल में महज 15 बिजली के पोल खड़ा कर पाया, जो बिजली की सप्लाई नहीं की जा रही, लेकिन इन आदिवासियों को बिजली बिल थमाया जा रहा है। एटा के मेडिकल इमरजेंसी गेट के सामने खुले में सुई, सिरिंज, ग्लव्स और अन्य मेडिकल वेस्ट फेंके जा रहे। मेडिकल वेस्ट खुले में होने से मरीजों, बीमारदारों और आने जाने वाले लोगों को गंभीर जानलेवा संक्रमण का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों और अस्पताल आने वाले मरीजों ने इस समस्या को लेकर नाराजगी जताई। लखीमपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में निर्माणाधीन अस्पताल में लखनऊ की नारकोटिक्स टीम ने छापा मारा। इस दौरान कोतवाली पुलिस की मौजूद रही। छापे के दौरान पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। नारकोटिक्स और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर को सूचना पर यह कार्रवाई की और 10 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर बालाघाट में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जिला प्रशासन ने वनगंगा नदी के रेत घाट पर पहुंचकर रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की और 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर किरनापुर थाने में रखा दिया। गाजीपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण के दौरान जिले के समस्त अधिकारियों और प्रमुख जनप्रतिनिधि एक साथ जुड़े। कार्यक्रम में यूपी के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए और ग्रामीणों को घरौनी का वितरण किया। सिवनी के लखनदौन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और को पर्यावरण संरक्षण और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम बख्शी ग्राम पंचायत झीरी थाना आदिगांव तहसील लखनदौन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वन विभाग और तहसील विधिक सेवा समिति ने भाग लिया। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील में हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में प्रमोद कुमार मिश्रा ने जीत हासिल की। प्रमोद कुमार मिश्रा ने महामंत्री अजय कुमार त्रिपाठी को 84 वोटों से मात दी। चुनाव का मतदान सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें कुल 344 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोरबा के गढ़खोरा रेस्ट हाउस में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें पर्यवेक्षक प्रभारी हर्षिता पांडे ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। बैठक में विधायक प्रेमचंद पटेल, जिलाध्यक्ष मनोज शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भिलाई में ऑल इंडिया पीपल्स फोरम और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ जस्टिस का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें संविधान के 75 सालों की चुनौतियां और संघर्ष को लेकर पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इस दौरान संविधान सुरक्षित रखने और भाईचारे को बढ़ाने को लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों ने भोपाल के एमपी नगर स्थित अर्जुन नगर में 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। दरअसल मृतक अर्जुन अपनी छोटी बहन को झूला झुला रहा था। इसी दौरान झूले का फंदा उसकी गर्दन में फंस गया। पुलिस ने बताया कि मर्ग कायम कर लिया है और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 सोहनपीड़ा के पास तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पार कर रही प्रधानाध्यापिका को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद चालक पिकअप बिना रोके मौके से भाग निकला। मृतका मलवा विकासखंड के मायाराम खेड़ा प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थ थी।
लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की जांच की तो आरोपी महिला का ही भतीजा निकला। पुलिस ने बताया कि महिला की भतीजे से बोलचाल बंद थी और रुपए और जेवर गिफ्ट में देने के बावजूद भी जब महिला ने बात नहीं की तो आरोपी ने महिला और उसकी बेटी पर की हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मामला तेंदुकोना थाना क्षेत्र के नदी चरोदा गांव का है, जहां दो भाइयों ने मिलकर तीसरे भाई और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने पीड़ित दंपत्ति की नाबालिग बेटी को भी नहीं बख्शा। पीड़ित दंपत्ति ने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस ने सामान्य मारपीट की धारा लगाकर आरोपियों को कटनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिल्मी स्टाइल में गांजा तस्करी के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी कार की डिक्की में स्टेशनरी रखने की जगह पर 10 लाख रुपए कीमत से ज्यादा का गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और कार समेत 10 लाख का गांजा जब्त किया। सहारनपुर पुलिस और साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को पैसों का लालच देकर पहले खाता खुलवाते थे, फिर ऑनलाइन फ्रॉड करते थे। पुलिस ने 18 मोबाइल, 13 एटीएम, 19 सिम, पासबुक, चेकबुक और 8,000 रुपए नकद बरामद किए। जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले परेड के लिए रिहर्सल कराई जा रही है। अंतिम रिहर्सल 24 जनवरी को कराई जाएगी। परेड रिहर्सल में पुलिस विभाग, 11वीं बटालियन, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड और स्कूलों के परेड दल शामिल। यहाँ रक्षित निरीक्षक प्रदीप जोशी के द्वारा परेड की तैयारी कराई जा रही है। मथुरा में डीएम सीपी सिंह ने अपने पदभार ग्रहण के बाद शहर का निरीक्षण किया और नगर निगम अधिकारियों को सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि श्री कृष्ण की नगरी को स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाएगा और अधूरे विकास कार्यों को जल्द पूरा कराया जाएगा। डीएम की कार्यशैली से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नगर निकायों में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के दावे कर रही, तो वहीं कांग्रेस का कहना कि पिछले 8 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार जनता ने बना रखी है। वह ट्रिपल इंजन सरकार विकास कार्य क्यों नहीं कर रही। मुरादाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 812 हिंदू और मुस्लिम विवाह के बंधन में मंत्री विवाह समारोह में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल। इस मौके पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सहारनपुर में स्वामित्व योजना के अंतर्गत डिजिटल वितरण का आयोजन किया गया। जनमंच सभागार में हुए वर्चुअल प्रोग्राम में पीएम मोदी ने स्वामित्व योजना के हितग्राहियों को धरौनिया का वितरण किया। कार्यक्रम में यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने शिरकत की। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ 3 फरवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 5 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 10 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। कंपनी के मौजूदा निवेशक या प्रमोटर ओएफएस के जरिए एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। भारत में 2025 के दौरान इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ के पार हो सकती है। आईएमएस और कोटा की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 88.6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसमें हर साल 8% की वृद्धि दर्ज की जा रही है। सबसे अधिक वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। देश की कुल इंटरनेट आबादी का 55% हिस्सा ग्रामीण भारत से है। डेटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ 22 जनवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू में 24 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे। 29 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल 220.50 करोड़ जुटाना चाहती है। इसमें 75 लाख नए शेयर जारी होंगे। पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी वाइबे मोबिलिटी ने ऑटो एक्सपो में भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली कार ईवा लॉन्च की है। वेब ईवा एक छोटी कार जिसमें 2 व्यक्ति और 1 बच्चा बैठ सकता है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया कि 2025 और 26 में दुनिया की ग्रोथ रेट 3.3% रहेगी। बड़े देशों में भारत 6.5।
चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच पाकिस्तान और यूएई के 4 वेन्यू पर होनी है। इनमें लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई शामिल। भारतीय टीम के सभी मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। टीम इंडिया में कुल 15 खिलाड़ियों को जगह मिली। इस बार 9 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान किया। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा ने 15 मेंबर्स वाले भारतीय दल के नाम बताए। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 1 साल बाद टीम में लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए जसप्रीत बुमराह को भी टीम में शामिल किया गया। ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान बनना तय है। पिछले साल नवंबर की मेगा नीलामी में पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, जिन्हें एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। पंत के लिए आईपीएल में एलएसजी दूसरी टीम है। इससे पहले उन्होंने आईपीएल में अपने करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स से 2016 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ। कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीम सिलेक्शन की जानकारी दी। मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन को टीम से बाहर किया गया। वहीं घरेलू क्रिकेट में 752 की औसत रखने के बावजूद करुण नायर स्क्वाड में जगह नहीं बना। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस ने ठाणे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ठाणे के हीरानंदानी एस्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास की झाड़ियों से पकड़ा। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा कोहरे से ढक गया। रविवार सुबह 20 से ज्यादा जिलों में कहीं मध्यम तो कहीं घना कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बर्फीली हवा से प्रदेश डूब रहा है। आज शाजापुर, सीहोर, रायसेन, रतलाम और सिंगरौली में 3 दिन कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। इससे पहले शनिवार को प्रदेश के 23 जिलों में कोहरा रहा। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी। अगले 2 दिनों तक रात के तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद शुष्क हवा फिर से आने लगी, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है। आज सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहेगा। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही। सुबह 51 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश का मौसम बदलने वाला है। 48 घंटे बाद बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के 17 जिलों में बारिश हो सकती है और तेज हवाओं के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 30 जनवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेगा। बिहार में बर्फीली पछुआ हवा चल रही, इस कारण लोगों को अधिक ठंड महसूस हो रही है। अगले 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। राज्यवासियों को ठंडी हवा और कोहरे का डबल डोज मिल रहा है। यह उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना। अधिकांश जिलों का पारा 10 डिग्री के पार जा चुका है। 6 जिले ऐसे हैं जहां का न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री के बीच। मौसम विभाग ने इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया।